Hello, my name is रणवीर सिंह दलाल। आज इस वीडियो में बात करते हैं फ्लेमिंगो बुक का 5वां चैप्टर इंडिगो की। लुई फिशर का लिखा हुआ है चैप्टर। फिलाडेल्फिया में इनका जन्म हुआ था। वॉलंटियर के तौर पर इन्होंने ब्रिटिश आर्मी में काम किया 1918 और 1920 फ्रॉम 1918 टू 1920। जर्नलिस्ट रहे और न्यूयॉर्क टाइम्स और संडे रिव्यू के लिए इन्होंने लिखा, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के लिए, और कई और यूरोपियन और एशियन पब्लिकेशंस के लिए भी लिखा। और वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में भी फैकल्टी मेंबर रहे, यानी वहाँ पढ़ाया उन्होंने। ये जो चैप्टर है जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, ये उनकी एक किताब का हिस्सा है। किताब का नाम द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, और ये उन चुनिंदा किताबों में से है, उन सिलेक्टेड बुक्स में से है जो कि रिव्यूअर्स ने बेहतरीन मानी। उन्होंने माना जो बेहतरीन चुनिंदा किताबें, कुछ अच्छी किताबें जो मानी गई, उनमें से एक ये किताब लुई फिशर के द्वारा, एक विदेशी व्यक्ति के द्वारा लिखी गई। तो ये अपने आप में बहुत अहम बात हो जाती है, बहुत इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है कि हमारे किसी महान नेता के विषय में, महात्मा गांधी के विषय में कोई फॉरेनर लिखे और वो किताब बहुत बेहतरीन मानी जाए। तो इसमें वो बात करते हैं, शुरुआत होती है कहाँ चैप्टर की। 1916 में जो एनुअल कॉन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय नेशनल कांग्रेस का एक अधिवेशन, वार्षिक अधिवेशन चल रहा था 1916 में, जिसमें 2301 डेलीगेट्स, प्रतिनिधि आए थे। इस तरह के अधिवेशन हर साल होते रहते थे। तो गांधी जी इसमें हिस्सा ले रहे थे। इससे पहले वो साउथ अफ्रीका में एक वकील के तौर पर और एक सत्याग्रही के तौर पर अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठा चुके थे। अब भारत में जो है ये एक तरह से वो इसी प्रकार अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत यहाँ करना चाहते थे। तो इस अधिवेशन के दौरान जब वो इसमें शामिल हो रहे थे, तो एक किसान चंपारण से, चंपारण बिहार में एक जगह है, तो एक गरीब किसान, पुअर पीजेंट, पीजेंट मतलब किसान, तो एक किसान जिसका नाम राजकुमार शुक्ला, वो आए, गांधी जी से मिले और बताया कि जी हमारे यहाँ एक समस्या है। गांधी जी को बताया कि जो अंग्रेज़ हैं हमारे यहाँ, उस समय जो लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, अंग्रेज़ ज़मींदार हुआ करते थे, उन्होंने ज़मीनों पर, किसानों की ज़मीनों को हथिया लिया था और ख़ुद जो है उसके मालिक बन बैठे थे। तो वो जो उस सिस्टम को लेकर, उस व्यवस्था को लेकर, कुछ उसका जिक्र आगे हम करेंगे चैप्टर के दौरान, उस व्यवस्था को लेकर कुछ शिकायत थी राजकुमार शुक्ला को, और वो शिकायत लेकर गांधी जी के पास पहुंचे थे। और उन्हें लगता था कि गांधी जी इसका कुछ हल निकालेंगे, कुछ समाधान करेंगे, और वो चाहते थे कि गांधी जी उनके साथ चलें और देखें उन हालात को, और वहाँ जाकर वो उस समस्या का समाधान निकालें, अंग्रेज़ों के खिलाफ किसानों का प्रतिनिधित्व करें, रिप्रेजेंट करें और उनकी समस्याओं को हल करें, ऐसी उनकी उम्मीद थी। तो ये जो एक अरेंजमेंट चल रहा था अंग्रेज़ इन जमींदारों और किसानों के बीच, जिसके तहत ये जो पीजेंट्स थे, किसान थे, ये शेयर क्रॉपर्स कहलाते थे, बटाईदार कहलाते थे, और ज़मीनों को हथिया लिया था अंग्रेज़ों ने। तो गांधी जी ने कहा कि भाई अभी तो मेरे पास समय नहीं है, और लेकिन शुक्ला जी इतने कंसिस्टेंट थे, इतने परसिस्टेंट थे अपनी अप्रोच में, और इतनी एक टेनासिटी वाली क्वालिटी उनके अंदर थी, लगातार जो है अपने इरादे पे बने रहना। तो गांधी जी के पीछे पड़ गए। जहाँ भी गांधी जी जाते अपनी इन इस तरह की गतिविधियों, राजनीतिक जो उनकी गतिविधियाँ थी, जहाँ भी जाते, वो अहमदाबाद गुजरात में उनका आश्रम था, इसके अलावा
कई हफ्तों तक वो इस तरह से गांधी जी के साथ रहे। वो जहाँ भी जिस भी शहर में गांधी जी जाते तो राजकुमार शुक्ला उनके साथ होते। अंत में उन्होंने रिक्वेस्ट करी गांधी जी के सामने कि एक डेट फिक्स कर लो, हमारे यहाँ आने के विषय में एक डेट फिक्स कर लो। तो अब ये काफ़ी प्रभावित हुए गांधी जी इनकी टेनासिटी से, इनकी जो जद्दोजहद थी, इनकी जो लगन थी, उससे गांधी जी काफ़ी प्रभावित हुए। और उनकी बात को पूरा सुनकर उन्होंने कहा कि भाई फलानी तारीख को मैं कलकत्ता में, उस समय आजकल तो कोलकाता कहते हैं, पहले कलकत्ता था, तो इस समय फलानी तारीख को मैं वहाँ मिलूँगा और वहाँ आना और मुझे ले जाना। कई महीने बीत गए। जब वो समय आया जो डेट फिक्स की गई थी कलकत्ता में, जो तय तारीख थी उस दिन, उस डेट को राजकुमार शुक्ला बैठा इंतज़ार कर रहा था। तो स्टेशन पे पहुँचे, गांधी जी की ट्रेन जिसमें वो ट्रैवल कर रहे थे वो पहुँची। लोगों ने बड़ा गर्मजोशी से स्वागत किया, काफ़ी लोग एकत्र हो गए थे वहाँ, वकील भी आए थे कुछ। और तो जब तक गांधी जी वहाँ उन लोगों से मिल रहे थे, जब तक वो फ्री नहीं हो गए उनसे बातचीत करके, तब तक राजकुमार शुक्ला ने इंतज़ार किया कि गांधी जी थोड़ा अलग हट के बात करें, एकांत में आए और फिर मैं अपनी बात कहूँ। तो शुक्ला जी मिले गांधी जी से और गांधी जी ने कहा हाँ भाई चलो कोई बात नहीं। शुक्ला उन्हें एक वकील के घर लेके गए, राजेंद्र प्रसाद जो कि हमारे प्रथम राष्ट्रपति हुए, उनके घर लेकर उनके घर गए वो पटना। उस समय जो है ये जो वकील थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके घर वो गए, ट्रेन पकड़ी उन्होंने पटना। और यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घर पर नहीं थे, तो एक कुछ समय उन्हें बिताना पड़ा। गांधी जी और राजकुमार शुक्ला को एक रात उन्होंने वहाँ बिताई। तो वहाँ एक घटना हुई, जो उनके नौकर थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के, उन्होंने राजकुमार शुक्ला को देखकर, एक किसान को देखकर उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि गांधी जी भी एक किसान होंगे। जिस तरह का उनका हुलिया था, जिस तरह की ड्रेस गांधी जी ने पहनी हुई थी, और उन्होंने गांधी जी और राजकुमार शुक्ला को जो कुआं था उनका, वहाँ से पानी नहीं भरने दिया, क्योंकि वो किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते थे। कास्ट को लेकर उनके मन में कुछ डाउट्स थे और वो नहीं चाहते थे कि किसी तरह से कोई, उस समय जो अनटचेबिलिटी, छुआछूत की जो समस्या थी, उसको लेकर वो किसी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहते थे। तो ये एक घटना वहाँ पर घटी। गांधी जी ने अब फैसला किया कि वो पहले मुजफ्फरपुर जाएंगे, जो कि चंपारण के रास्ते में था। अंत में जाना तो चंपारण नहीं था, राजकुमार शुक्ला वहाँ के किसी गांव से बिलोंग करते थे। तो मुजफ्फरपुर जाने का फैसला किया ताकि और ज़्यादा जानकारी वहाँ से जुटाई जा सके। उन्होंने प्रोफेसर JB कृपलानी जो मुजफ्फरपुर में थे, उनको एक जो है सूचना भेजी टेलीग्राम के माध्यम से अपने आने के विषय में। ट्रेन पहुंची 15 अप्रैल 1917, 15 अप्रैल 1917 को मुजफ्फरपुर, और वहाँ कृपलानी जी उनका स्वागत करने के लिए तैयार बैठे थे। गांधी जी 2 दिन तक रुके यहाँ मुजफ्फरपुर में। प्रोफेसर मलकानी एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे, उनके घर रुके। उन दिनों बड़ी एक्स्ट्रॉर्डनरी एक बात थी, इस तरह से किसी स्वराज के समर्थक गांधी जी जैसे, जो आज़ादी चाहते थे, अंग्रेज़ों के जो खिलाफ काम कर रहे थे, लोगों में अवेयरनेस फैलाने का, तो ऐसे जो स्वराज, सेल्फ रूल के समर्थक जो लोग थे, इस किस्म के अंग्रेज़ों के खिलाफ जो लोग थे, उनमें से ऐसे लोगों को अपने घर में शरण देना अंग्रेज़ों से दुश्मनी मोल लेने जैसा था। फिर भी प्रोफेसर मलकानी ने गांधी जी को अपने घर में शरण दी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है। होम रूल के समर्थक गांधी जी जैसे लोगों को शरण देना बहुत रिस्की था। अब गांधी जी के
के आगमन, एडवेंट जिसको कहा गया है, ये खबर और वो क्यों आए हैं, ये खबर जो है दूर तक फैल गई। मुजफ्फरपुर से लेकर चंपारण तक। अब जो है चंपारण के जो किसान हैं उन्होंने पैदल चलकर ही गांधी जी से मिलने के लिए आना शुरू कर दिया। मुजफ्फरपुर के जो वकील थे वो भी इकट्ठे हुए, गांधी जी के पास आए, मिलने आए। गांधी जी को पता लगा उनसे बातचीत करके कि वो क्या समस्या है, और पता लगा कि किसानों की जो समस्या है, अंग्रेज़ों के साथ जो किसानों का कलह चल रहा है या कॉन्फ्लिक्ट है या केसेस, तो ये जो वकील किसानों के केसेस लड़ रहे थे बड़ी भारी फीस वसूल कर रहे थे। ये जानकर गांधी जी को बड़ा जो है नाराज़गी हुई और उन्होंने डांटा इन लॉयर्स को। चाइड शब्द का इस्तेमाल किया है। गांधी जी चाइडेड दीज लॉयर्स फॉर चार्जिंग सच हाई फीस टू फाइट देयर केसेस। अब जो है एक बात और यहाँ पर गांधी जी ने कही इस समय कि भाई केसेस लड़ने से कोई बहुत फ़ायदा होने वाला नहीं है। जहाँ पर डर है, किसान डरे हुए हैं अंग्रेज़ों से, वहाँ केसेस लड़ने से, अदालतों में जाने से, मुकदमे लड़ने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। पहले किसान को उस डर से मुक्त करना होगा, मानसिक रूप से मजबूत करना होगा। तो ऐसा गांधी जी ने यहाँ पर बात कही। अब जो समस्या है उससे भी परिचित हुए गांधी जी के, बताया कि असल समस्या क्या थी किसानों की। उस एंशियंट एक एग्रीमेंट के तहत, एक पुराना एक समझौता चला आ रहा था, उसके तहत किसानों को अपनी ज़मीन के 15% हिस्से पर, 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स, उस 15% हिस्से पर इंडिगो की फसल उगानी होती थी, नील की खेती। और वो जो पूरी हार्वेस्ट होती, जो फसल होती, उस 15% हिस्से की जो उपज होती, वो उनको अंग्रेज़ों को देनी होती रेंट के तौर पर। अंग्रेज़ तो चूँकि मालिक बने हुए थे उन ज़मीनों के। अब जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो का आविष्कार हो गया था, या सिंथेटिक इंडिगो बननी शुरू हो गई थी, जो कि सस्ती पड़ती थी, कॉस्ट उसकी बहुत कम थी। तो अंग्रेज़ों को जब पता लगा, उन्होंने जर्मनी से इंपोर्ट करना शुरू कर दिया सिंथेटिक इंडिगो अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए, अपने उद्योगों, लंदन में अपने उद्योग, कपड़ा उद्योग के लिए। और भारतीय जो नेचुरल इंडिगो थी उसको उन्होंने मना कर दिया। अब उन्हें ज़रूरत नहीं थी। तो अब उन्हें ज़रूरत नहीं थी तो वो जो 15% हिस्से, वो इस तरह से जो एग्रीमेंट चला आ रहा था, एंशिएंट एग्रीमेंट, अब वो किसानों को मुक्त कर देना चाहते। ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इसके एवज़ में, इसके बदले में उन्होंने कंपनसेशन मांगा किसानों से कि भाई कुछ पैसा हमें इस तरह से दे दिया जाए। तो कुछ किसानों ने ऐसा पैसा दे भी दिया विलिंगली, कुछ दूसरे जो है वो उन्होंने इस बात को रेजिस्ट किया, विरोध किया, और अपने लॉयर्स वगैरह, वकीलों की मदद से वो मुकदमे लड़ना उन्होंने शुरू कर दिया। और फिर किसानों को जब पता चला कि भाई ये सिंथेटिक इंडिगो डेवलप हो गई है जर्मनी में, इस वजह से अंग्रेज़ हमारी इंडिगो को नहीं खरीद रहे हैं, तो उन्हें लगा कि उनके साथ इनजस्टिस हुआ है, जुल्म हुआ है, अंग्रेज़ों ने उनके साथ जुल्म किया है, और वो अपना पैसा जो दे चुके थे किसान, वो वापस चाहते थे। इस समय गांधी जी आ गए चंपारण और उन्होंने फैक्ट्स को इकट्ठा करना शुरू किया। पहले वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, जो ज़मींदारों ने अपनी एसोसिएशन बनाई थी, उसके सेक्रेटरी से मिले। सेक्रेटरी जो है वो बहुत अच्छे स्वभाव के नहीं थे। उन्होंने गांधी जी को जो है आउटसाइडर कहा, और वो कहा कि भाई हम कोई जानकारी आपको नहीं दे सकते। इसके बाद गांधी जी वहाँ के जो कमिश्नर थे, ऑफिशियल कमिश्नर, उनके पास गए, उस इलाके के, तिरहुत डिवीज़न के। अब उन्होंने भी गांधी जी को चिढ़ाया, बुरा भला कहा, और उन्होंने कहा कि भाई यहाँ से चले जाओ तिरहुत से। गांधी जी गए नहीं, बजाय वहाँ से उस जगह को छोड़ के चले जाने के, वो मोतीहारी की तरफ जो है उन्होंने
जाने की सोची। मोतिहारी, जो कि चंपारण की कैपिटल राजधानी कहा गया उस जगह को, कई वकील भी उनके साथ थे। जब वो मोतिहारी पहुँचे तो बहुत लोग गांधी जी को का वेलकम करने के लिए, ग्रीट करने के लिए इकट्ठे हुए थे। वो एक घर में गए और वहाँ उन्होंने उस घर को अपना हेडक्वार्टर बना लिया। वहीं पर रहते हुए वो बहुत सारी डिटेल्स, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने लगे। एक इंक्वायरी, जांच उन्होंने इस तरह से बहुत इकट्ठा करनी शुरू कर दी थी, जांच करना शुरू कर दिया था कि मसला क्या है। पता लगा कि एक नज़दीक के गांव में एक किसान के साथ मैल ट्रीटमेंट हुआ है, अंग्रेज़ों ने दुर्व्यवहार किया है। तो गांधी जी उनसे मिलने के लिए गए। तो हाथी पे बैठ के गए, बहुत आगे नहीं गए थे, तभी उनको पुलिस सुपरिटेंडेंट, एसपी का एक मैसेंजर उनको मिला और उन्होंने कहा, भाई आप नहीं जा सकते उस किसान से मिलने, और अपनी गाड़ी में बिठाकर गांधी जी को वापस ले आए जहाँ ठहरे हुए थे। और वहाँ उनको एक नोटिस सर्व किया कि भाई चले जाओ, ये आपको आदेश दिया गया, ये जगह छोड़ के चले जाओ। गांधी जी ने उस नोटिस को एक्सेप्ट तो किया, रिसीव तो किया, लेकिन साथ में उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया, डिसोबे किया। और इसके नतीजे में अंग्रेज़ नाराज़ हुए और उन्होंने उनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज कर दिया गया और कहा गया, उनको समन इशू कर दिया गया कि भाई कल आपको अदालत में आना है। पूरी रात गांधी जी जो है वो जागे रहे। उन्होंने टेलीग्राफ किया राजेंद्र प्रसाद को कि भाई वकील लेकर आप जो है आ जाओ यहाँ पर। और उन्होंने अपने आश्रम जो अहमदाबाद में, गुजरात में था, वहाँ पर भी उन्होंने लेटर लिखा किस तरह से वहाँ पर काम लगातार चलता रहे सुचारू रूप से। और उन्होंने वायसराय को भी एक टेलीग्राम किया इस घटनाक्रम को लेकर, इस पूरा उसका ब्यौरा उन्होंने दिया वायसराय को। अब सुबह जब ये मुकदमा लड़ा जाना था, बहुत सारे किसान वहाँ इकट्ठे हो गए थे और सब जगह उनके सिर नज़र आ रहे थे और ब्लैक पूरे माहौल, पूरा एरिया जो है भर गया था काफ़ी किसानों से। गांधी जी के बारे में कुछ पता नहीं था इनको बहुत ज़्यादा, लेकिन उन्हें बस ये पता था कि कोई व्यक्ति है जो बाहर से आए हैं, किसी दूसरे राज्य से, गुजरात से आए हैं और हमारे लिए आए हैं और हमारी वजह से जो है अंग्रेज़ों से झगड़ा मोल उन्होंने लिया है और वो मुसीबत में है। बस इतना काफ़ी था किसानों के लिए और वो बहुत गुस्से में थे। सब लोग, बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई थी और एक आंदोलन का रूप, एक स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट बन गया था। ये भीड़ को कंट्रोल करने में गांधी जी ने अंग्रेज़ों की हेल्प करी, ये भी बड़ी रिमार्केबल बात थी। अब जो है केस शुरू हुआ। गांधी जी ने कहा, भाई देर क्यों करी जा रही है। तो असल में क्या था कि जो जज था वो एकदम से इस पूरे भीड़ को देखकर, बाकी जो अंग्रेज़ ऑफिसर्स थे, अधिकारी थे, वो घबरा गए थे। अब जज जो है एकदम से फैसला नहीं करना चाहता था, वो डिस्कस करना चाहता था इस पूरे मसले को, अपने सुपीरियर से सलाह लेना चाहता था। पर गांधी जी जो है वो भाप गए मसले को और उन्होंने कहा कि भाई ये मेरी गलती है, एक्सेप्ट करा उन्होंने, प्लेडेड गिल्टी। लेकिन साथ में ये अपने आप को दोषी माना उन्होंने। लेकिन यहाँ पर एक बात गौर करने लायक है, किस रूप में उन्होंने अपने आप को दोषी माना। खैर, उन्होंने दोषी माना, एक्सेप्ट किया और कहा कि भाई करो, जो मुकदमे की कार्रवाई आगे बढ़ाओ, सज़ा अगर मुझे दी जानी है किसी कानून के तहत। कानून को बड़ा मानते थे। बेशक कानून अंग्रेज़ों का बनाया हुआ था, लेकिन कानून को मानने वाले थे गांधी जी, कानून का सम्मान करने वाले थे। तो उन्होंने कहा भाई शुरू करो कार्रवाई। अब किस रूप में उन्होंने, गांधी जी ने अपने आप को दोषी किस रूप में माना, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एक बात। गांधी जी ने माना कि अंग्रेज़ों का बनाया एक कानून है और एक मेरी आत्मा का कानून है। अंग्रेज़ों का बनाया हुआ कानून मुझे तोड़ना पड़ रहा है ना चाहते हुए भी, क्योंकि आत्मा का जो कानून है वो मुझे मानना होगा। आत्मा का कानून मुझे कह रहा है कि मैं अपने देशवासियों की हेल्प करूं, उनकी मदद करूं, उनकी समस्याओं से लड़ने में। और उनकी मदद करने की वजह से अगर मुझे अंग्रेज़ों के बनाए कानून को तोड़ना पड़ रहा है तो मैं गिल्टी हूँ, मैं दोषी हूँ और मुझे सजा दो। इस रूप में गांधी जी ने प्लेड किया, गिल्टी, अपने आप को मान लिया कि भाई ये गलती है मेरी। तो अब उन्होंने कहा कि भाई सजा दो जो जिसका मैं हकदार हूँ। अब वो घबराए हुए थे सभी, जज वगैरह। उन्होंने कहा जी चलो 2 घंटे के लिए बेल सबमिट करो, फिर बाद में करते हैं फैसला। गांधी जी ने बेल सबमिट करने से मना किया, कोई पैसा उन्होंने जमानत के रूप में जमा नहीं कराया। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे ही जाओ।
अब 2 घंटे बाद फिर जो है जब अदालत लगी तो भी वो फैसला करने की स्थिति में नहीं थे और कई दिनों तक इस मुकदमे को इस तरह से टाल दिया गया और गांधी जी को फ्री बिना किसी जमानत के ही उन्होंने छोड़ दिया। मुकदमा लेकिन अभी दर्ज ही था। तो इस तरह की बात यहाँ पर हुई। अब वकील लोग आ गए थे, राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक और कई और जो प्रोमिनेंट लॉयर्स थे जाने माने, वो आ गए थे बिहार से और उन्होंने गांधी जी से बात करी और गांधी जी ने पूछा कि भाई क्या करोगे अगर मुझे सजा हो गई, जेल में डाल दिया मुझे अंग्रेज़ों ने। तो उन्होंने कहा जी फिर क्या करेंगे, अपने घर चले जाएंगे हम। वकीलों ने कहा। अब गांधी जी ने कहा कि अच्छा ये है तरीका, किसानों का क्या होगा, शेयर क्रॉपर्स का क्या होगा। तो गांधी जी ने एक तरह से जो है एहसास कराया उनको, शर्मिंदा हुए ये सब वकील कि भाई एक बाहर का आदमी हमारे मसले को लड़ रहा है, हमारी समस्या हमारे किसानों के लिए लड़ रहा है और हम तो उनसे पैसे भी फीस भी वसूल करते हैं, तो ये बड़ी बड़ी शर्मनाक बात है। अब उन्होंने जो है मंत्रणा करी, बात करी और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम तैयार हैं। अपनी गलती का उन्हें एहसास हुआ और कहा कि हम तैयार हैं आपके साथ जेल जाने के लिए। अब यहाँ पर जब इस तरह से प्रभावित हुए सभी वकील, तो वकीलों को लगा कि भाई ऐसा करना तो शर्मनाक होगा, शेमफुल डिजर्शन होगा, शर्मनाक पलायन होगा। तो उन्होंने कहा कि भाई वो तो जेल जाने को अब तैयार हैं गांधी जी के साथ। उनका एक तरह से हृदय परिवर्तन हो गया था, समझ गए थे वो इस बात को कि उन्हें जो है गांधी जी का साथ देना है। तो गांधी जी ने एक बात कही यहाँ पर एक कि द बैटल ऑफ चंपारण इज वन, चंपारण की लड़ाई जीत ली गई है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब उन्होंने जो है वो एक कागज़ का टुकड़ा लिया, उसके ऊपर जो है वो किस तरह से वो अपनी गिरफ्तारियां देंगे ये उन्होंने तय किया। कई दिनों बाद गांधी जी को एक रिटर्न में जो है लेटर मिला मजिस्ट्रेट की तरफ से कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे उस एरिया के, उन्होंने ऑर्डर दिया है कि केस को ड्रॉप कर दिया जाए। अब इस तरह से जो है सिविल डिसओबीडियंस की जीत हुई। पहली बार मॉडर्न इंडिया में, आधुनिक भारत में ऐसा हुआ। साउथ अफ्रीका से आने के बाद गांधी जी के लिए बड़ी जीत थी। सिविल डिसओबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन की जीत थी। सिविल तरीके से, बिना कोई लाठी चलाए, बिना किसी हिंसा का सहारा लिए अंग्रेज़ों की बात को न मानना। तो ये इस तरह के आंदोलन की जीत थी, पहली जीत गांधी जी के नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में ऐसा पहली बार हुआ था। अब जो है गांधी जी और वकील कई सारे उन्होंने इंक्वायरी कराने की सोची। पूरे एरिया में उन्होंने बहुत सारी जानकारी इकट्ठी करी, किसानों के बयान लिए गए, डेपोजिशंस, तो कई तरह से बहुत सारे कागजात इकट्ठे हुए एविडेंस के तौर पर इस पूरे मसले को लेकर, जो किसानों के साथ जुल्म हो रहा था अंग्रेज़ जमींदारों की तरफ से। अब जो ओपोजिशन वाले थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, उनकी भी एसोसिएशन थी, वो भी जो हैं वो इस बात का विरोध कर रहे थे कि भाई हमारे खिलाफ क्यों इतनी, गांधी जी और उनके साथी क्यों जांच कर रहे हैं, किस तरह की इंक्वायरी वो कर रहे हैं, जानकारी जुटा रहे हैं। जून के महीने में गांधी जी को सर एडवर्ड गेट, जो उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उस एरिया के, उस इलाके के, उन्होंने गांधी जी को बुलाया और जाने से पहले उन्हें लगा कहीं मेरी गिरफ्तारी ना हो जाए, तो उन्होंने बताया कि एक प्लान बताया कि किस तरह से आंदोलन को मेरे जाने के बाद आगे बढ़ाना है, सिविल डिसओबीडियंस को। गांधी जी के 4 बड़े प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज़ हुए, लॉन्ग इंटरव्यूज़ हुए और इसके रिजल्ट में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी माना कि ये अंग्रेज़ों की तरफ से ये गलत हो रहा था। उसने स्वीकार किया कि ये मसला है और जांच के आदेश दिए, इंक्वायरी कमीशन बैठा दिया और उसमें जो है वो लैंडलॉर्ड्स थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे और गांधी जी थे किसानों की तरफ से अकेले।
गांधी जी चंपारण में रहे शुरू में लगातार 7 महीने, और फिर बीच बीच में वो फिर आते रहे। अब एक इस तरह की विज़िट एक किसान के कहने पर, एक मामूली विज़िट के तौर पर उन्हें लगा था कि भाई 2-4 दिन का मसला होगा, लेकिन इतना समय, लगभग 1 साल गांधी जी का इस पूरे घटनाक्रम, इस इलाके की समस्याओं को लेकर, उनके हल को लेकर गांधी जी का 1 साल जो है वो निकल जाता है यहाँ पर पूरा। तो ये दर्शाता है कि कितना महत्वपूर्ण था ये पूरा चंपारण का जो एपिसोड था। अब ऑफिशियल इंक्वायरी जो है वो, जो कमीशन बनाया गया था, जांच हुई, गांधी जी की तरफ से बहुत ज़बरदस्त एविडेंस इकट्ठे किए गए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, ज़मींदारों के ख़िलाफ़, लैंडलॉर्ड्स के ख़िलाफ़, और इसका नतीजा ये निकला कि गलती मानी गई, कि अंग्रेज़ों से गलती हुई है। अब गलती हुई है तो भाई रिफ़ंड की बात होगी। पूछा गया गांधी जी से, भाई कंपनसेशन जो पैसा लिया है हमने वापस देने को तैयार है, कितना दें? गांधी जी ने कहा 50%। तो अंग्रेज़ों ने कहा 25%। गांधी जी ने कहा ओके डन, मान लिया 25%। बाद में कहा गया, आलोचना हुई गांधी जी की, भाई 25% पे क्यों मान गए? तो गांधी जी ने कहा कि जो परसेंट है रिफंड का, पैसे का, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पैसा कितना मिला ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि ये कि अंग्रेज़ों को पहली बार झुकाया गया, पहली बार उनकी प्रेस्टीज, उनकी मान मर्यादा को धक्का पहुंचाया गया, पहली बार ये जताया गया, ये साबित किया गया कि अंग्रेज़ खुदा नहीं है, वो हमारे देश में रहकर मनमाने तरीके से हमारे साथ जुल्म नहीं कर सकते। तो एक मॉरल विक्ट्री थी ये एक तरह की, और ये बात इसमें कही गई इस प्रकार से। अब इसके आगे नतीजा ये निकला इस पूरे घटनाक्रम का कि जो पीजेंट्स थे उनको ज़मीन वापस मिल गई। अभी तक जो भगवान बने बैठे थे वो जो है उन्होंने अपनी गलती स्वीकारी, और बाद में चलकर कुछ वर्षों के बाद उन्होंने वो ज़मीन लौटा दी पीजेंट्स को, किसानों को, और वो सिस्टम जो चला आ रहा था इस तरह से शेयर क्रॉपिंग का, वो ख़त्म हो गया, बंद हो गया। तो गांधी जी की पोजीशन जस्टिफाई हो गई, एक तरह सही, उनका 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 जो स्थिति थी, जो उनका दावा था वो सही साबित हुआ, और कुछ वर्षों के बाद इस तरह से जो है वो पूरी ज़मीन लौटा दी गई किसानों को। गांधी जी अब इतने से संतुष्ट नहीं हुए। अब गांधी जी का तरीका क्या था, एक थोड़ा ये बताया गया है यहाँ पर। राजनीति करने का ये तरीका था, आम लोगों तक पहुंचना, ये जरूरी था, उनकी राजनीति में शामिल था। अब राजनीतिक एक जो समस्या थी किसानों की वो तो हल हो गई थी, लेकिन गांधी जी अब और काम करना चाहिए, इतने से वो संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने देखा किन हालातों में वो जी रहे हैं किसान। अब उन्होंने सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट की तरफ ध्यान दिया कि किसानों का सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट जो है उसको भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। देखा कि एजुकेटेड नहीं है, बहुत इलिटरेट हैं जो सभी किसान, तो उनकी पढ़ाई के बारे में गांधी जी ने सोचा, और अपने सबसे छोटे बेटे और अपनी पत्नी को बुलाया, कुछ और वॉलंटियर्स को टीचर्स के तौर पर वहाँ पर काम करने के लिए बुलाया। 6 गाँव में स्कूल खोले गए, प्राइमरी स्कूल्स, और गांधी जी की पत्नी कस्तूरबाई, जिन्हें कस्तूरबा गांधी भी कहते हैं, वो उन्होंने आश्रम के रूल्स यहाँ की औरतों को सिखाए, हाइजीन को लेकर, सैनिटेशन को लेकर, साफ़ सफाई को लेकर। हेल्थ कंडीशंस भी बड़ी मिजरेबल थी, बड़ी दयनीय थी। गांधी जी ने डॉक्टर्स को भी वॉलंटियर के तौर पर 6 महीने के लिए एक डॉक्टर को बुलाया। 3 तरह की दवाएं जो हैं वो अवेलेबल थी, कैस्टर ऑयल, क्विनीन और सल्फर ऑइंटमेंट। जिसको भी जो किस्म की दिक्कत, इन्हीं तीनों दवाइयों से उनका इलाज जो है किसी न किसी रूप में, इन्हीं तीनों दवाइयों का कोई ना कोई कॉम्बिनेशन के द्वारा ही अलग अलग तरह की बीमारियों का इलाज किया जाता था। गांधी जी ने फिर ये देखा कि भाई औरतें, उनके कपड़ों की भी बात यहाँ पे करी गई है, फटे पुराने कपड़े पहने रहती थी औरतें। तो कस्तूरबा गांधी ने बात की
कस्तूरबा गांधी को ये काम जो है गांधी जी ने दिया औरतों की समस्याओं को की तरफ जो है ध्यान देने के लिए, और उन्होंने औरतों की हेल्प करी, उन्हें जो है सैनिटेशन और हाइजीन वगैरह के बारे में, जैसे मैंने पहले कहा, आश्रम के रूल्स सिखाए, बताए, पर्सनल क्लीनिनेस कैसी करनी है, अपने एरिया को कैसे साफ सुथरा रखना है, इस तरह की बात। अब इतने लंबे समय तक गांधी जी रहे तो उन्होंने अपने आश्रम जो अहमदाबाद में था उसका भी ख्याल रखा, वहाँ से भी अपडेट लेते रहे लेटर्स वगैरह के द्वारा, पीछे से कैसे फाइनेंशियल मैटर्स का कैसे ध्यान रखना है, पुरानी लेट्रिन्स जो ट्रेंचेस खोदी गई थी वो उन्हें भर देना है, नई खोद लेनी है, इस तरह के इंस्ट्रक्शंस गांधी जी देते रहे थे। पूरा एपिसोड एक टर्निंग पॉइंट था, ये टर्निंग पॉइंट कहा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बाद में इस तरह का, टर्निंग पॉइंट। गांधी जी ने कहा कि मैंने क्या किया, एक मामूली बात थी। गांधी जी ने कहा इट वॉज एन ऑर्डिनरी थिंग, आई डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री। बस मैंने इतना ही तो कहा, इतना ही तो किया। तो यहाँ कितना विनम्रता, कितनी सरलता से, सिंप्लिसिटी, बहुत गर्व नहीं किया उन्होंने, कोई बहुत बड़े बड़े दावे नहीं करे आजकल के नेताओं की तरह। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि बस मैंने एक सिंपल सा काम किया, मैंने सिर्फ ये डिक्लेयर किया कि ब्रिटिश लोग मेरे ही देश में मुझे क्या करना है, कहाँ आना जाना है, इस किस्म का आदेश नहीं दे सकते, मुझे रोक नहीं सकते, मेरी आज़ादी पर इस किस्म की पाबंदी नहीं लगा सकते। तो ये डिफाइंस के तौर पर नहीं शुरू हुआ था, ये कोई चुनौती नहीं दी गई थी। ये पूरा एपिसोड चंपारण का कोई आंदोलन, कोई क्रांति नहीं थी, सिर्फ किसानों की दिन प्रतिदिन की आम समस्या, किसानों की समस्या को हल करने को लेकर ये बात ये शुरू हुई थी कि किस तरह से उनकी कष्ट को कम करना है, उनके डिस्ट्रेस को एलिविएट करना है। और ये गांधी जी का स्टाइल था, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट था ये उनकी पॉलिटिक्स का। उनकी पॉलिटिक्स कोई बहुत बड़ी बड़ी बातों को लेकर नहीं, कोई बड़े बड़े दावे या किसी क्रांति को लेकर कोई इस तरह की घोषणाएं बड़ी बड़ी नहीं हुआ करती थी। ये आम लोगों से जुड़ी हुई राजनीति थी, प्रैक्टिकल राजनीति थी ये एक तरह से। एब्स्ट्रैक्शंस की बात नहीं करते थे, बड़े बड़े नियमों, कायदों, फिलोसॉफिकल आदर्श, बड़ी बड़ी बातें, वो नहीं उनकी राजनीति में शामिल थी। ये तो सिर्फ इंसानों के प्रति वफादारी की राजनीति थी, लोगों की समस्याओं को सुनने की राजनीति थी। गांधी जी ने जो कुछ भी किया, एक नए भारतीय को आकार देने की बात उन्होंने की। एक ऐसा व्यक्ति का निर्माण हो जो आज़ादी को समझे और अपने आप को फ्री महसूस करे, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, अंग्रेज़ों के प्रति कोई डर उसके मन में ना हो। अगर ऐसा हो जाए तो फिर बाकी समस्याएं गांधी जी को लगता था कि हल करी जा सकती हैं, देश को आज़ाद बनाया जा सकता है। अच्छा, इसी में एक बात लास्ट में इसमें चैप्टर में कही गई है, चार्ल्स फ्रीयर एंड्रयूज़ जो कि एक अंग्रेज़ पैसिफिस्ट था, गांधी जी का फॉलोवर था, चंपारण में था। अब ये कहीं जो है इनकी पोस्टिंग जो है फिजी आइलैंड में हो गई थी, तो ये जाना चाहते थे, फेयरवेल, विदा लेना चाहते थे गांधी जी से। तो वकीलों ने के मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना इनको रख लिया जाए, एक अंग्रेज़ को अपने सिंबॉलिक तौर पर, प्रतीक के तौर पर अपने आंदोलन में शामिल कर लिया जाए। ऐसा उन्होंने प्रस्ताव गांधी जी के सामने रखा। तो गांधी जी ने उनको डांटा फिर से कि ये गलत होगा, इस गैर बराबरी की लड़ाई में भाई अंग्रेज़ों से एक अंग्रेज़ को शामिल कर लेने से क्या हम मजबूत हो जाएंगे बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ों से लड़ने में? तो गांधी जी ने बिल्कुल सिरे से इसको खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, इस तरह से नहीं करना है, हमें अपने ही रिसोर्सेज पे डिपेंड होना है। सेल्फ रिलायंस का इस तरह से गांधी जी ने सबक सिखाया, लोगों को पाठ पढ़ाया, सेल्फ रिलायंस, इस किस्म, यानी अपने साधनों पर निर्भर होना, आत्मनिर्भर होना। और इस तरह से सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस और हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स, ये तीनों चीज़ लिंक हो गई थी, आपस में जुड़ी हुई थी इस पूरे घटनाक्रम में, गांधी जी की राजनीति में। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस और हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स, आत्मनिर्भरता, भारत की आज़ादी
और शेयर क्रॉपर्स की हेल्प करना। तीनों ही चीज़ों का समावेश था इस पूरे घटनाक्रम में, इस राजनीतिक घटनाक्रम में, जो गांधी जी के राजनीतिक करियर की शुरुआत थी भारत में साउथ अफ्रीका से आने के बाद। तो ये इस तरह का चैप्टर था जो हमने समझा।